नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे एक नए विषय पर, नए सब्जेक्ट पर। सभी विद्यार्थियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नया जो विषय है वो हमारा विषय है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें आज का टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आपको दो बेस जरूरी चाहिए। एक तो आपको कैलकुलेशन करना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक करना है सुपर प्रॉफिट। इन दोनों का कैलकुलेशन अगर आपने सही कर दिया तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थी इसको पूरा नोट भी करेंगे और साथ साथ समझेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें आपको एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। एडजस्टेड प्रॉफिट यानी जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें हम कुछ आइटम ऐड करेंगे और कुछ आइटम लेस करेंगे। उसका प्रोसेस क्या होगा इसी के बारे में हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लिखना स्टार्ट कीजिए, जैसे स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टेड प्रॉफिट। इसमें आपके दो कॉलम होंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है आपको। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आप लेंगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिए जो फर्स्ट हमारा चरण होगा उसमें हम कैलकुलेशन क्या करें, समायोजित लाभ की गणना करें। समायोजित लाभ की गणना में शुद्ध लाभ लिए जाएंगे, जैसे हमने बताया था नेट प्रॉफिट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है कि शुद्ध लाभ से तात्पर्य लाभ में से सभी प्रकार के सामान्य खर्चे, पूंजी पर ब्याज तथा स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास घटाने के बाद का अमाउंट है। वो कौन सा अमाउंट, ये आपका अमाउंट वो है नेट प्रॉफिट। इसके साथ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि स्थायी संपत्तियों का हमने पुनः मूल्यांकन किया है तो मूल्य ह्रास की गणना उसी मूल्य पर की जाएगी, यानी नए मूल्य पर मूल्य ह्रास की गणना आपको करनी है। तो जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है उसको भी हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। तो ये बात हो गई आपकी नेट प्रॉफिट की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अब नॉर्मल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज इफ डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये देखिए, ये दायित्वों व हानियों के लिए सभी आवश्यक आयोजन जैसे डूबत ऋण के लिए, कर के लिए आदि लाभों में से किए जाएंगे, परंतु लाभों का नियोजन जैसे संचयों में हस्तांतरण, इक्विटी, पूर्वाधिकार अंशों पर प्रस्तावित लाभांश आदि नहीं घटाना चाहिए। इनको आपको इन लाभों में से नहीं घटाना है। यदि स्टॉक व अन्य चालू संपत्तियों को चालू दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो इसका समायोजन भी चालू वर्ष के लाभों में से किया जाएगा। यदि चालू संपत्तियों के मूल्य में कमी तथा चालू दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो हानि तो लाभ में से घटा दिया जाएगा। एक आपको ध्यान में रखना है कि चालू संपत्तियों के मूल्य में कमी तथा चालू दायित्वों के मूल्य में वृद्धि तो लाभ में से घटा दिया जाएगा। इसके विपरीत अगर चालू संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि तथा चालू दायित्वों के मूल्य में कमी को जोड़ दिया जाएगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्थिति होती है तब तो करना है आपको ऐड, और इसके विपरीत ये स्थिति होती है तब आपको करना है लेस। चालू संपत्तियों के मूल्य में कमी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, प्लस करना है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज तो लेस करना है। ओके, ये करना है। देखो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स ऐड करना है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज ऐड करना है। ये प्रोसेस होने के बाद लेस करेंगे। अब नॉर्मल इनकम एंड प्रॉफिट यदि क्रेडिट कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब इसमें सट्टा व्यापार का अगर प्रॉफिट है तो उसको हम यहाँ पर लेस कर देंगे। हमने जोड़ दिया है सट्टा व्यापार का जो प्रॉफिट होता है उसको हमने हमारे बिजनेस की जो इनकम है उसमें जोड़ दिया है, तो आपको यहाँ पर लेस करना है। इसके बाद में जैसे मैंने बताया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज, इनको लेस करना है। इसके बाद में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स करना है। तो इसके बारे में अगर बातचीत कर लें, गैर व्यापारिक विनियोग की आय को लाभों में से हटा देना चाहिए। गैर विनियोग के व्यापार की कोई अगर लाभ आय आपने जोड़ दी है तो उसे हटा देना चाहिए। यदि किसी वर्ष के लाभ में से कोई असाधारण हानि या व्यय हुए हैं तो उन्हें उसी वर्ष के लाभ में वापस जोड़ देना चाहिए, तथा यदि किसी वर्ष के लाभ में से कोई ऐसा लाभ या आय सम्मिलित है तो उसे उस वर्ष के लाभ में से घटा देना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ड्यू टू अकॉर्डिंग एरर। ये भी आपको प्रोविजंस आपको करने हैं। यदि किसी वर्ष हानि या लाभ असामान्य रूप से कम या ज़्यादा हो तो उस वर्ष की हानि या लाभ को औसत लाभ की गणना में शामिल नहीं करना। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट ये आप कर लीजिए। यदि किसी वर्ष आपके जो लाभ हैं वो असामान्य रूप से बढ़ रहे हैं या असामान्य रूप से घट रहे हैं तो उनको उस लाभ में शामिल, औसत लाभ में शामिल नहीं करना है। ये प्रोसेस पूरी करने के बाद इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इफ इन इक्वल इनकम इन एवरी ईयर। अगर इक्वल ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम है तो आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के बाद में उसमें लेस कर सकते हैं। परंतु अगर नॉन ट्रेडिंग इनकम जो है वो अनइक्वल है, सेम नहीं, हर ईयर में अलग अलग है, तब आपको इसमें लेस यही करना है। ये प्रोसेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। ये आपका स्टेप फर्स्ट खत्म हो गया यहाँ पर, एडजस्टेड प्रॉफिट। इसके बाद में चलते हैं सेकंड चरण, द्वितीय चरण जो है इसमें हम गणना करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ की गणना। औसत लाभ ज्ञात करने के लिए पिछले 3 या 5 वर्षों के समायोजित लाभ लिए जाएंगे तथा सामाजिक लाभ का सरल औसत निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। जो हमने अभी एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला था उस अमाउंट में नंबर ऑफ ईयर का भाग देंगे। जैसे 5 वर्ष का हमने निकाला है तो 5 वर्ष का इसमें भाग दे देंगे, तो आपके पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ये हमारा जो एवरेज निकालने का है वो बहुत ही सिंपल आपका तरीका है। ये हो गया आपका सेकंड। इसके बाद में तृतीय जो चरण है उसमें वास्तविक औसत लाभों या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट
भविष्य में कायम रहने योग्य लाभों की गणना करनी है। जो हमने अभी निकाला है एवरेज प्रॉफिट, उस लाभ में से हमें समायोजन करना है। जो हमने निकाला था वास्तविक लाभ में निम्नलिखित समायोजन करके वास्तविक औसत लाभ ज्ञात किए जाएंगे। व्यापार के साझेदार स्वामी या साझेदार का पारिश्रमिक। यदि व्यवसाय का स्वामी स्वयं व्यवसाय का संचालन करता है तो उसका उचित पारिश्रमिक औसत लाभों में से घटाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि फर्म की स्थिति में साझेदार फर्म का संचालन करते हैं तो उनको भी उचित पारिश्रमिक औसत लाभों में से हटा देना चाहिए। कंपनी की स्थिति में ये समायोजन नहीं करना है, यह भी आप नोट कर लीजिए कि कंपनी की अगर स्थिति है तो उसमें आपको ये समायोजन नहीं करना है। पारिश्रमिक के बारे में कोई आपको उसमें समायोजन नहीं करना है। ऐसे वे जो भविष्य में नहीं होंगे, यह भी ध्यान में रखना है कि जैसे विक्रेता है उसने व्यवसाय में एक लेखापालक रख रखा है, किंतु क्रेता को उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं एक अकाउंटेंट है। अतः लेखापाल के वेतन को औसत लाभों में वापस जोड़ दिए जाने चाहिए। जो खर्चे भविष्य में नहीं होंगे उनको वापस जोड़ देना है। इसके बाद जो भविष्य में उत्पन्न होंगे, जैसे व्यवसाय के मालिक भवन का मालिक है, अतः उसे किराया नहीं देना पड़ रहा था। जो पहले मालिक था वो व्यापार को बेच रहा है तो पहले तो उसको किराया नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन अब उसे किराया देना पड़ेगा। अतः क्रेता को किराया देना पड़ेगा, उस औसत लाभों में से घटा जाना चाहिए। उसे हम औसत लाभों में से घटा देंगे। ऐसी आय जो भविष्य में उत्पन्न होगी, ऐसी आय को औसत लाभों में से जोड़ देना चाहिए। आय जो भविष्य में उत्पन्न होगी उसे हमें जोड़ देना चाहिए। स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर अतिरिक्त ह्रास। यदि स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो भारतीय लेखा मानक 6 के अनुसार संपत्तियों के मूल्य में हुई वृद्धि व कमी पर राशि ज्ञात की जाएगी। यदि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है तो इस वृद्धि की राशि पर ज्ञात अतिरिक्त ह्रास में बचत को लाभों में जोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की गणना करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप चलने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप एडजस्टेड प्रॉफिट, सेकंड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और थर्ड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की गणना आपको करनी है। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको जो मित्र हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।